बहस चलाई जा रही है कि जो छोटे छोटे यूरोपियन देश 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे थे, तब भारत में मुग़ल क्या कर रहे थे। सवाल अहम है, जवाब भी उससे कम अहम नहीं है। और इसके लिए समझना होगा कि जब भारत में मुग़ल आए तो क्या भारत की सामाजिक और इकोनॉमिक हालत यूरोपियन देशों जैसी थी। जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो बिना इस सिचुएशन की तुलना किए मुग़लों के भारत और यूरोपियन देशों के वैज्ञानिक रिसर्च की तुलना करना सरासर बेवकूफ़ी है। और कुछ लोग 4 पैसे कमाने के लिए वही कर रहे हैं। मुग़लों के आने से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला ये वर्तमान भारत था ही नहीं, बल्कि यह छोटे छोटे संप्रभुता वाले राज्यों में बटा हुआ था। हर स्टेट की अपनी आज़ाद बॉर्डर थी और राजे रजवाड़े यहाँ अपनी परंपरागत सरकारें चलाते थे और सब खुद को महान साबित करने के लिए आपस में जंग लड़ा करते थे। इन्हीं आपसी जंगों का नतीजा था मुग़लों का भारत में आना। जब चित्तौड़ के राजा और महान गढ़े जा रहे महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए मुग़ल शहंशाह बाबर को बुलाया था। शहंशाह बाबर ने अपनी जीवनी तुज़ुके बाबरी में लिखा है कि इसके पहले भी राणा सांगा ने अपना दूत भेजकर मुझे इन्विटेशन दिया था कि मैं आगरा तक का इलाका ले लूं और आप दिल्ली तक का इलाका ले लें, तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में मेरी मदद करें। बाबर की जीवनी तुज़ुके बाबरी भारत में लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। आपको ना किसी राजा की लिखी ऑटोबायोग्राफी मिलेगी न रानी की। कहने का मतलब यह है कि जब यूरोपियन देश एजुकेशन और तरक्की की ओर बढ़ रहे थे, तब भारत में राजे रजवाड़े आपस में जंग में बिजी थे। कोई राजा 80 जंग जीता बताया जाता है तो कोई 100। यानी राजे रजवाड़े के युद्ध में भारत छिन्न भिन्न और लहूलुहान था। और इसी सिचुएशन में कोई यकीन करे कि मुग़ल आकर साइंटिफिक रिसर्च करने लगे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती पर कोई नहीं होगा। मगर समझना यह भी है कि यूरोपियन देश विज्ञान में क्या चमत्कार कर रहे थे, जिसे लेकर सियापा किया जा रहा है। सन 1543 में कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत पब्लिश किया कि ज़मीन इस ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है, बल्कि यह कि ज़मीन और दूसरे ग्रह सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। इसे ही कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके इसी सिद्धांत ने हमेशा के लिए एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान को बदल दिया और आखिरकार पूरे साइंस को बदल दिया। मगर रुकिए, यह तो तब से कोई 1000 साल पहले ही खुरान में बता दिया गया था, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, यानी ज़मीन, चाँद, सूरज और सब एक एक दायरे में घूम रहे हैं। सूरह रहमान अल कुरान। सन 1500 में व्हील लॉक मस्कट का आविष्कार किया गया था, एक आग्नेयास्त्र उपकरण जिसे एक आदमी के जरिए फायर किया जा सकता था, जिसने जंग के एक नए रूप की शुरुआत की। मगर इसके पहले बारूद को भारत में बाबर लेकर आए और उसी की वजह से तोप का आविष्कार किया गया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने मिसाइल का आविष्कार किया। सन 1510 में दा विंची ने हॉरिजॉन्टल वाटर व्हील डिज़ाइन किया और नूरनबर्ग जर्मनी में पीटर हेनले ने पहली पोर्टेबल पॉकेट घड़ी ईजाद किया। स्विस कलाकार उर्फ ग्राफ ने 1513 में अपने स्टूडियो में नक्काशी का आविष्कार किया और उसी साल मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा। सन 1565 में जर्मन स्विस प्रकृतिवादी कॉनराड गेसनर ने ग्रेफाइट पेंसिल का आविष्कार किया। तो बोतलबंद बियर सन 1568 में लंदन के पब में दिखाई दी और जेरार्ड्स मर्केटर ने सन 1569 में मर्केटर मैप प्रोजेक्शन का आविष्कार किया। सन 1589 में अंग्रेज विलियम ली ने स्टॉकिंग फ्रेम नामक बुनाई मशीन का आविष्कार किया। नीदरलैंड में जकारियास जानसेन ने सन 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। गैलीलियो गैलीली ने सन 1593 में पानी के थर्मामीटर का आविष्कार किया। बस इतना ही आविष्कार हुआ और इस दौरान मुग़ल भारत को एक करते हुए प्रेजेंट में अखंड भारत के तस्वुर को साकार कर चुके थे और अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक भारत का हिस्सा थे। साइंस की बात करूं तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अपने आप में साइंस का अनमोल नमूना है। मुग़लों का लाल किला हो, उसमें मौजूद झरने हों जो बिना बिजली के चला करते थे, साइंस ही है। बिना लोहे के तमाम मेहराबदार गुंबद और आलीशान भवन, साइंस ही है। मुग़लों के दौर में इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। रामचरितमानस लिखी गई, कबीर, सूरदास, रहीम, रसखान से लेकर नानक और बाबा गोरखनाथ तक का दौर रहा और मुग़लों ने सबका हौसला बढ़ाया।
चाहते तो सबको शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरह अंदर करके या डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह देश से बाहर करके हमेशा के लिए इनकी क्रिएटिविटी को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, मुगलों के दौर में ही एक नए धर्म सिख धर्म का जन्म, उदय और विस्तार हुआ। मुगलों के दौर में ही भारत सोने की चिड़िया कहलाई, जब भारत की जीडीपी 25% और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा 40% था। तब यूरोपियन देश क्या कर रहे थे? उस्मानिया हुकूमत के तलवे चाट रहे थे। मगर नफरत में अंधे हो चुके लोग कभी नहीं मानेंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।